हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नव्य एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर फोर्थ। हमने पहले तीन लेक्चर में जो भी ट्रिक, जो मास के रिगार्डिंग लग सकती थी, जितने भी टाइप के मास हमारी केमिस्ट्री में यूज होने थे, वो सब हमने एक साथ कवर करने की कोशिश की है ना। और आप उस चैनल पे अगर नए हो तो जरूर उन वीडियो लेक्चर को देखिए। आपको केमिस्ट्री में कोई नई चीज जरूर, नया तरीका जरूर सीखने को मिलेगा। जैसे ही हम ये आज डिस्कस करेंगे, इससे पहले हमने फॉर्मूला मास तक लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला, यानी हाउ टू डिफरेंशिएट एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। तो एक सिंपल, अगर देसी लैंग्वेज में हम बात करें कि एम्पेरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ जो आपको अधूरी इंफॉर्मेशन देता हो किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मूले की, वो एम्पेरिकल है। और जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं उस मॉलिक्यूल के बारे में, दैट इज मोलिकुलर फॉर्मूला। अब इनको दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है बच्चे। पहला क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला, जिसमें सिंपल ये बोल सकते हो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में एटम प्रेजेंट होते किसी कंपाउंड में। जैसे आपको ये एक एग्जांपल दिख रहा होगा, ग्लूकोज का एक एग्जांपल है बेटा, और ग्लूकोज का बहुत कॉमन सा एग्जांपल है जो बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं। उसी के ऊपर बात कर लेते हैं बेटा। देखो क्या गलती नहीं करनी थी इसमें। उसने कहा कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में, होल नंबर का मतलब क्या होता है बेटा? जो एक वैल्यू आती है 1 2 3 4, इस तरह से कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में किस एटम प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, एक तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें ये बताता है विच टाइप ऑफ एटम इज प्रेजेंट, और वो जो एटम प्रेजेंट है विच टाइप ऑफ एटम इज प्रेजेंट, और जो एलिमेंट में एटम प्रेजेंट है बेटा उस कंपाउंड में, सॉरी, वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लिखना है। जैसे ये आपका मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, ग्लूकोज में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी दिख रहा है और ऑक्सीजन। इनको सिंपलेस्ट होल नंबर के रेशियो में लिखना है, तो 6 12 6 के रेशियो में दे रखा है। इसको छोटे नंबर में लिखना, 6 इन सब में कॉमन, तो 1:2:1 उसको लिख देना। दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, दैट इज CH2O इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, जो अधूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जिसमें ये फॉर्मूला है। ठीक है, दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला बेटा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कोई भी एक एग्जांपल पिक करो, उसमें जितने भी सिंपलेस्ट नंबर ऑफ रेशियो में जो एटम प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला बेटा। जैसे एक और एग्जांपल मैं इसको समझा रहा हूँ इसी को पिक करके। मान लीजिए आपने एक एग्जांपल पिक किया बेटा, क्या पिक कर लिया? सपोज दैट आपने पिक करा बेटा, फॉर एग्जांपल C2H6। ठीक है, यही लेके चलो। आप इथेन का कोई मॉलिक्यूल ले रहे हो, तो इसमें कितने टाइप के एटम है? दो तरह के एटम। तो आप क्या लिखोगे? इस कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो किस किस में है? 2:6 में। तो इनको छोटे नंबर में तोड़ के लिखना 1:3। दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो बेटा? CS3। ठीक है, दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखो कार्बन की वैलेंसी इसमें भी अधूरी है, तो मैंने एक लाइन बोली जिसमें अधूरा ज्ञान प्राप्त हो, वो एम्पेरिकल फॉर्मूला कहलाता है बेटा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप लेके लिख सकते हो, मैंने सिंपल बता दिया। बात बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं बेटा। एम्पेरिकल फॉर्मूले के बारे में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो मैंने बताया। अब आ जाता है एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हम निकालते हैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए गिवन मॉलिक्यूल। कितने नंबर, एग्जैक्ट नंबर में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जितने प्रेजेंट होते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी मैंने बताया जो पूरी इन्फॉर्मेशन देते, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का। ठीक है, ये जो C6H12O6 है, ग्लूकोज करके एक मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट का। तो जो इथेन, जैसे एक एग्जांपल लो, तो इथेन का एल्केन के अंदर आता है। तो एल्केन में इथेन का मतलब दो कार्बन की चेन है, तो C2 क्या आएगा बेटा? H6। तो जो पूरा फॉर्मूला लिखे, जैसे एल्कीन में एग्जाम्पल ले लो, जैसे आपने इथीन का ले लिया, तो इथीन में एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, तो उसका जनरल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर क्या बनता है? C2H4। तो जो पूरी, यानी एक्चुअल नंबर ऑफ कितने एटम प्रेजेंट है, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया, है ना। जो रियल में आपके पास में होने चाहिए वो अगर प्रेजेंट है, तो दैट इज मॉलिक्यूलर। ठीक है, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में क्या रिलेशन होता है बेटा, ये हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका यूज बहुत लगभग क्वेश्चनों में होगा, इसके बिना तो ये समझो काम चलेगा नहीं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब भी पूछेगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू एन। ठीक है, तो आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो बेटा कि जब भी हम किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं, तो आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला की एन यूनिट। ये एन अगर हमें पता चल जाएगा तो उसी को इन्होंने इस तरह से लिख रखा है। जैसे आप ऐसा समझिए बेटा, मैं एक और कॉमन सा एग्जांपल देता हूँ, CO का होल एक्स लिख दिया,
तो ये अगर आपको एक्स पता होगा ना, तब आप इसका पूरा मोलिकुलर फॉर्मूला बताओगे। यहां तक तो आप कैसे करोगे, एक्स बार लोगे, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास कितना लेते बेटा 16, तो 12 16 कितना हो जाता है 28x। तो ये एक्स की वैल्यू जब निकाल के आएगी ना बेटा, दैट इज मोलिकुलर फॉर्मूला। अब तक ये क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है बेटा, है ना, इतना ध्यान रखना। ठीक है, ये आपको इतनी बात ध्यान रखनी है बेटा। आगे आ जाओ, नेक्स्ट कहानी पे सुनते हैं बेटा जी, सुनिए। ठीक है, आप ऐसे बहुत से एग्जाम्पल जब हम क्वेश्चन करेंगे वहां पे क्लियरली इंडिकेट करेंगे इन बातों का मतलब क्या है ना। अब तक तो ये कहानी मैंने बता दी है मोटी मोटी। आगे आ जाओ बेटा, नेक्स्ट कहानी सुनिए। नेक्स्ट आ जाता है बेटा एम्पेरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या होता है, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला उसमें जितने भी टाइप के एटम है उनका पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग मास लिख देना, दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, और कुछ नहीं है। तो आपका बेटा कितना है, जैसे ये CS2 एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो इसका मास कैसे लिखोगे बेटा, कार्बन का 12 होता है, एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 का 2, एक 16, तो कितना आ गया 30। आपको इसका कह रहा है कि इसका मोलिकुलर फॉर्मूला बनाना है, तो उसका मोलिकुलर मास दे रखा है 180 है, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये कोई एम्पेरिकल फॉर्मूला मास है 30, और उसका मोलिकुलर मास दे रखा था आपको 180। तो आपको क्वेश्चन क्या बन गया कि उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या जाएगा बेटा, तो वही फॉर्मूला लगाना था, एन यूनिट निकालनी थी, तो एन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मोलिकुलर मास फॉर्मूला मास को एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड, तो एन की यूनिट आ गई बेटा 6। ठीक है, ये CS2 का होल 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको एम्पेरिकल फॉर्मूले को कैसे लिख देते बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला तो था आपका CS2O, और इसको मोलिकुलर फॉर्मूले में लिखना होता है इसी चीज को, तो कैसे लिख देते बेटा, CS2O का होल एन बेटा जी। तो एन की वैल्यू 6 है, तो इससे आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है, C6H12O6। इसी तरह क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है बेटा, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा कि इफ द मोलिकुलर मास, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इफ द मोलिकुलर मास ऑफ NH2 इज 32, मास दे रखा है, फाइंड आउट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ दिस। इसका मतलब NH2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हमें दिया हुआ है बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है बेटा आपको NH2, वो उससे पूछा क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला। तो आप फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हमेशा बराबर होगा बेटा मोलिकुलर फॉर्मूला मास के बेटा जी। तो एन की वैल्यू क्या आएगी, मोलिकुलर फॉर्मूला मास दिया हुआ है 32, और एम्पेरिकल फॉर्मूला से कितना आ जाएगा, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, हाइड्रोजन का 2, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना आ गया 16, तो डिवाइड कर देंगे तो बेटा कितना आ गई 2 यूनिट। तो इसका रियल में जो मोलिकुलर फॉर्मूला बना बेटा क्वेश्चन के अंदर, वो बना हाइड्रोजन वाला, क्योंकि NH2 का होल ट्वाइस आ गया। तो ये मॉलिक्यूल जब आप ओपन करोगे तो क्या बनेगा बेटा, N2H4, दैट इज हाइड्रोजन, है ना। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा। एक तो पहली टाइप मैंने समझा दी, इसमें क्वेश्चनों से आप समझ जाओगे सब कहानियां, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं बेटा। पहली टाइप क्लियर होगी, ये टाइप 1 थी। सेकंड टाइप की बात करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम मिलते हैं, आप NCERT में देखेंगे, PYQ में देखेंगे, नेट JEE सब में। ठीक है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो NCERT के अंदर भी भर भर के इस तरह के क्वेश्चन बेटा पढ़िए। उसने कहा कोई कंपाउंड है और वो कंपाउंड के अंदर 8.7% तो हाइड्रोजन है, 74% कार्बन है, 17.3% नाइट्रोजन है। मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड और मोलर मास भी दे दिया बेटा इसका। तो देखो बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको पहले से दी हुई है इन्होंने। ठीक है बेटा, समझिए बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको पहले से ही पता है, उसी को इन्होंने हेल्प करने के लिए बोला है। देखो क्या करना है बेटा, कंपाउंड ये है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को देखो सोल्व करने के दो तरीके, तो मैं सबसे बेस्ट तरीका बनाता हूँ। हमें हमेशा एक टेबल बनानी चाहिए और उसमें लिखना चाहिए एक साइड तो एलिमेंट, है ना, हमेशा एलिमेंटल फॉर्म लेनी है, भले वो कुछ भी जिक्र करे। दूसरी साइड उनकी परसेंटेज कंपोजिशन, और ये परसेंटेज कंपोजिशन बेटा मास वाली होती है, इसलिए ये एक्चुअली सेम मानेगा ये मास के लिए। परसेंटेज कंपोजिशन ही आप ऐसे समझिए गिवन मास होता है बेटा, और गिवन मास पता चल गया तो हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, मोल निकाल लेंगे। मोल निकालने के बाद बेटा एक आएगा लिमिटिंग मोलर रेशियो। ये लिमिटिंग मोलर रेशियो ही हमारी हेल्प करेगा सबसे ज्यादा। सुनिए बेटा, इसका तरीका समझिए आप, ये जो कहना चाह रहा है। आप एलिमेंट इसमें तीन दिख रहे कौन कौन, एक तो हाइड्रोजन लिख रहा है, एक कार्बन लिखा हुआ है, एक नाइट्रोजन बेटा, तो तीन है। तो यहाँ तक इस टेबल को मैं कंप्लीट कर देता हूँ बेटा ना, ज्यादा बड़ी चाहिए होती तो हम बना लेते, पर इससे ही काम चल जाएगा। तो बेटा ये हमारी टेबल बन के आ गई बेटा। अब इसमें बेटा जी क्या करना है, सुनिए ध्यान से। हाइड्रोजन की कंपोजिशन हाइड्रोजन में निकली है, कार्बन की कंपोजिशन कार्बन में लिख देनी है, नाइट्रोजन की नाइट्रोजन बच जाएगी। हाइड्रोजन दिया हुआ है 8.7%, ये दिया है 74%, और ये दिया हुआ है 17.3%। इसी को मास में लिख देना एज इट इज 8.7 ग्राम। ये मास ग्राम में हो जाएगा, इसका मतलब 74 ग्राम, क्योंकि मास परसेंटेज कंपोजिशन को हम पढ़ते ही यही है
कितना ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम, तो इतना ग्राम आ गया बेटा। अब इसको मोल में बदल दो उनके क्रॉसपोंडिंग, तो इसका मोलिकुलर मास 1 ही होता है हाइड्रोजन का, तो इसके मोल भी 8.7 ही आ जाएंगे बेटा। इसका मोलिकुलर मास 12 होता है, तो 12 6 की 72, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो लम नियरली 6.1 मान लेते हैं। इसका मास कितना होता है बेटा, 17 ही नाइट्रोजन का सॉरी 14 होता है, तो 17.3 को 14 से डिवाइड करेंगे तो रफली एक, 14 दूनी 28, तो 1.2 आ गया बेटा। इन तीनों में जो छोटी वैल्यू होती है उनसे लिस्ट मोलर रेशियो निकालना होता है बेटा, तो तीनों में छोटी वैल्यू क्या है, 1.2, तो 1.2 को सबसे डिवाइड करेंगे, दैट इज लिस्ट मोलर रेशियो, तो 6.1 बाई 1.2, 1.2 बाई 1.2, तो ये तो बेटा 1 हो गया, ये नियरली कितना हो गया बेटा, 12 पंजे 60, तो 5 हो गया, ये कितना होगा, 12 7 84, तो नियरली 7 हो गया, तो बेटा ये रेशियो आ गया आपका। राउंड ऑफ करोगे तो इन सबको मैंने पहले राउंड ऑफ करके ऐसा लिख दिया ना, आप और राउंड ऑफ करेंगे तो इसका मतलब हाइड्रोजन हमारा, कार्बन, आप ऐसे लिखिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन किस प्रपोर्शन में आ गया बेटा, कार्बन आ गया 5, हाइड्रोजन आ गया 7 और नाइट्रोजन 1, तो इससे एम्पेरिकल फॉर्मूला जनरेट हो गया आपका। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया बेटा कितना, C5H7 और N, दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। और एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया बेटा, तो अब इसके बेस पे हम क्या निकालेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला, एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास बराबर आ जाएगा बेटा मोलिकुलर फॉर्मूला मास। तो एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, मोलिकुलर फॉर्मूला मास, आपको क्वेश्चन में दिया देखो ऊपर 162, तो इसकी वैल्यू तो 162 है। इस फॉर्मूले से मास निकालो, 12 कार्बन है तो उसका मास कितना हो गया, लगभग 60, 7 हाइड्रोजन का तो 7 ही रहना बेटा, नाइट्रोजन का 40, तो 81 के आसपास आ गया, तो बेटा यहाँ भी वैल्यू कितनी आई, 2। तो सीधा सा मतलब क्या निकल के आया बेटा, कि इसका मोलिकुलर फॉर्मूला बनेगा, मैंने अभी बताया था, वो एम्पेरिकल फॉर्मूले की एन यूनिट होती है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था, C5H7 होल एन का होल ट्वाइस, तो रियल में फॉर्मूला क्या बन के आ गया, C10H14 और N2 बेटा, दैट इज मोलिकुलर फॉर्मूला। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप, अगर ये टाइप आ गई तो इससे पहले जितने भी टाइप है वो मैंने, ये समझो आपको सब कुछ आ गया इस टाइप में, सब कुछ जो पूछेगा वो, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन को नहीं पूछेगा आपसे ज्यादा कहानी। गेटिंग, ओके। मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे, इसको एक बार देख लो, ठीक है, मूव कर जाते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे, है ना। इसमें ज्यादा टाइम देने के क्वेश्चन है ही नहीं बेटा, ये सुनिए। अब इसने कहा एक क्वेश्चन पूछा थ्योरेटिकल, जो है ना बहुत से एग्जामों में बच्चा गलत करके आता है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। कह रहा है कि ये डेफिनेशन जैसा ही क्वेश्चन है, दो कंपाउंड हो जिसका सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला हो बट डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्मूला हो, दे मस्ट हैव, उनका क्या सेम होगा, सेम विस्कोसिटी नो, सेम वेपर डेंसिटी नो, डिफरेंट, इसमें डिफरेंट मोलिकुलर वेट होगा उन दोनों का, क्योंकि देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो बट डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्मूला, तो ऑब्वियस हिंट ही दे दिया। एम्पेरिकल फॉर्मूला जैसे अभी मैंने लिखा कि भाई कोई कार्बोहाइड्रेट है उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बेटा ये है, और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला अभी हमने ग्लूकोज का लिखा था बेटा, वो क्या था, C6H12O6, तो ऑब्वियस क्लियर हिंट है बेटा, इसका मोलिकुलर मास अलग आएगा और इसका अलग, तो सीधा आंसर था डिफरेंट मोलिकुलर वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिड ये दे रखा है CH2O2, द प्रोबेबल मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एसिड में भी, वो कह रहा है कि क्या प्रोबेबल फॉर्मूला बन सकता है मोलिकुलर, तो एम्पेरिकल तो देखो आपको पता है, इसमें एक हिंट मिल रहा है बेटा, कार्बन, इस क्वेश्चन में भी हिंट मिल रहा है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला जो दे रखा है उसमें क्या दिया हुआ बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन है 1:2:2, दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। देन हाउ टू सोल्व, तो आपको ऑप्शन देख के ये हीटो ट्रायल मेथड से होगा, पहला हो नहीं सकता, दूसरा हो नहीं सकता क्योंकि तो सेम ही है, तीसरे और चौथे में हो सकता है बेटा। अब तीसरे और चौथे में हिंट समझो क्या गड़बड़ है बस, अगर आप इस पूरे फॉर्मूले को देखो, ऑप्शनों से जाओ, ऐसे क्वेश्चन में पेन चलाने का नहीं, दिमाग चलाने का नीड थी, आप ऑप्शन डी भी एलिमिनेट कर जाओगे अपने आप। कैसे, क्योंकि मैंने बोला कि मोलिकुलर फॉर्मूला होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला की एन यूनिट, तो आप ऑप्शन सीधा डी को देखो, डी में एन की वैल्यू लगभग कार्बन के हिसाब से ली गई है 3, और 3 पुट करके देखो, तो 3 जैसे पुट करोगे बेटा तो फॉर्मूला बनना चाहिए था C3H6O6, और आंसर दिया है C3H6O4, तो यहीं से गलत हो गया, तो सीधा एक ही ऑप्शन राइट होता। तो बहुत से क्वेश्चन में आपको लॉजिक लगाना है बेटा, दिमाग चलाना है, पेन नहीं चलाना।
जिस बच्चे ने दिमाग चलाया वो आगे निकल गया। आगे आ जाओ। ये भी उसी तरह का फॉर्मूला दे रखा है, कंपाउंड का मोलिकुलर मास 80 ग्राम दे रखा है एनालिसिस करके। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाना कि इन सबसे 80 ग्राम आना चाहिए मैक्सिमम मास एनालिसिस करके। तो ये भी एक दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था हीट्रो ट्रायल वाले से, कि आपके पास ये टोटल मास 80 हो जाए ऐसा फॉर्मूला पिक करिए। हीट्रो ट्रायल वाला क्वेश्चन है ये भी। जैसे कार्बन का यही ये ऑप्शन देख लो एक बार, ए से बन रहा हो तो सीधा सीधा। ए में कार्बन का मास हो गया बेटा 24, हाइड्रोजन का हो गया 2 और ऑक्सीजन का हो गया 1, ऑक्सीजन का 16 तो 2 का 32। तो 2 और 2 4, तो इससे तो 80 बनेगा नहीं, तो ए ऑप्शन निपट गया। सेम इसमें देख के लो भाई, इसमें भी आपका बनेगा नहीं बेटा, क्योंकि 16 और 2 18, 18 और 24 इससे भी नहीं बनेगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा ना बेटा, तो 40 करना है आपको, है ना, ये समझो लगभग 40 जिससे बन जाएगा ना उसी को निपटा देंगे। तो 40 शायद डी से बन रहा होगा, करके देखो 12 16 28, 28 2 30, इससे तो बेटा 30 ही बना। इससे करके देखो, इससे बता 12 प्लस 2 14 प्लस 16 दूनी 32। तो इससे तो बेटा कितना आ गया, 2 और 2 4 6 46, तो ये भी नहीं होना चाहिए उस हिसाब से। यही करके देखो शायद 24 प्लस 2 26, 26 और 16 42, 24 2 26 26। तो आपको इसमें हेट्रो ट्रायल मेथड से कोई आइडिया मिल रहा होगा कि ये कंपाउंड 80 ग्राम है, उसको एनालिसिस किया गया, है ना। कार्बन का मास 24 लेना है, हाइड्रोजन का 4 ग्राम ऊपर लिख दिया बेटा, और ऑक्सीजन 32 ग्राम है। अच्छा, ये हिंट भी दे दिया बेटा इन्होंने, उस हिंट का वो आपको यूज करना था बेटा। हिंट पढ़ो बस, क्वेश्चन में हिंट है तो क्वेश्चन आ जाएगा बेटा, ठीक है। हिंट पढ़ के कर लोगे। 24 मन लेना है कार्बन का मास, ठीक है। तो एम्पेरिकल यानी एम्पेरिकल एक ही कार्बन का मास 24 लोगे, 24 और 4 दूनी 8, 32 32 32 64, ठीक है। तो आपका कार्बन का यहाँ पे बेटा कितना हो गया, देखो इस शीशे लगाओ, 24 दूनी 48, ये भी बात बन सकती है शायद। 48 8 और 32 दूनी 64, ये तो बहुत ज्यादा हो गया बेटा। इसमें ही बात बनेगी बेटा, 32 दूनी 64, हाँ इसमें बन जाएगी, हाँ सी ऑप्शन में। देखो कार्बन का 24 और 2 26 और 64, हाँ तो इसमें बन गई बेटा 4 4 8 2 10। तो इसी तरह के ऑप्शन चूज करने थे बेटा। आगे की बात बात सुनिए, ये आप खुद कर लेंगे, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल दिए। एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज दिस, 0.1 कंटेन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, मोलिकुलर फॉर्मूला। तो ये भी आपका होमवर्क है, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ डाले हुए हैं ना, ये करना। अच्छे क्वेश्चन है। अगले पे बढ़ जाते हैं बेटा, बिना टाइम खराब किए हुए सुनिए। एप्लीकेशन ऑफ मास है जो हमने ठीक है, डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन है इसमें, उसको भी मैंने इंक्लूड कर दिया बेटा। एप्लीकेशन ऑफ मास सुनिए। एप्लीकेशन ऑफ मास है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ मास में क्या आ रहा है, एक मिनिमम मोलिकुलर मास आता है, जिसको क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत से, आप देखोगे ना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये क्या होता है, इट इज ऑब्टेन्स फॉर दैट वन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड कंटेन ओनली वन एटम इन द गिवन। जैसे ये जनरली मिनिमम मोलिकुलर मास का यूज कहाँ पे होगा बेटा, मैं एक छोटी सी बात समझाता हूँ आपका। इसका यूज होता है जनरली पॉलीमर टाइप के, जैसे जिनका मैक्रो मोलिक्यूल होते हैं, जिनके जिनका मोलिकुलर मास बहुत ज्यादा होता है, मैक्रो मोलिक्यूल। तो मैक्रोमोलिक्यूल में कौन कौन आ गए बेटा, कार्बोहाइड्रेट आ गया, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड आ गए, ठीक है, पोली प्रोटीन आ गए, ठीक है, बायोमोलिक्यूल जितने भी है प्रोटीन आ गए, हेमोग्लोबिन बायोमोलिक्यूल में है ना, प्रोटीन आ गया, हेमोग्लोबिन आ गई, है ना, एंजाइम आ गए। ये सब इसका पार्ट होंगे बेटा, प्रोटीन एंजाइम हेमोग्लोबिन, है ना। जितने भी क्लोरोफिल, जो बहुत बड़े बड़े मोलिक्यूल है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है बेटा। हाउ टू सोल्व, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटा जी, बात सुनिए अब। मिनिमम मोलिकुलर मास का इसी वजह से क्वेश्चन दिया गया है बेटा। ये मैक्रो मोलिक्यूल जिनका मान लगभग 10,000 या उसके आसपास होता है, उस टाइप के मोलिक्यूल पे अप्लाई है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, अमीनो एसिड हो गया, है ना, ये सीक्वेंस मैंने लिख दी बेटा। कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, प्रोटीन, एंजाइम, ये सब। अब क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन peroxidase anhydride enzyme is 0.5% by weight, the minimum molecular weight of the peroxidase enzyme। कुछ नहीं है बेटा, इसमें ध्यान से समझोगे तो सब कहानी शुरू हो जाती है। देखो बेटा, सुनिए बेटा, परसेंटेज ऑफ जिस एलिमेंट की परसेंटेज दी होती है ना बेटा, उसी का जिक्र करना हो। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, परसेंटेज ऑफ सेलेनियम दिया हुआ है, तो उसी का नंबर ऑफ सेलेनियम एटम।
तो नंबर ऑफ सेलेनियम एटम नहीं दे रखा हो तो मिनिमम वन सब्स्टिट्यूट करना है, इसलिए इसका नाम मिनिमम मोलिकुलर मास। उसका एटॉमिक मास उसी एटम का क्वेश्चन में दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात। इनटू परसेंटेज के लिए 100 हो करना है बेटा, सॉरी। और नीचे क्या कर देना बेटा, मिनिमम मोलिकुलर मास कर देना, मिनिमम मोलिकुलर। तो परसेंटेज के लिए आप देखेंगे बेटा, तो इसके केस में क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो सल्फर कितना दिया है बेटा, 0.5%। नंबर ऑफ सल्फर एटम 1। एटॉमिक मास कितना दिया है, 78.4। और परसेंटेज के लिए इनटू 100 अपॉन मिनिमम मोलिकुलर मास आ गया बेटा। तो मिनिमम मोलिकुलर मास आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, मिनिमम मोलिकुलर जो मास होगा वो आपके पास आ जाएगा बेटा। तो इसको बस रीअरेंज करो तो 78, और इसका डेसिमल लगभग सेम ही है, तो आप इसको सीधा लिख देंगे, अपोन में मैं सीधा 5 लिख देता हूँ क्योंकि दोनों का। तो 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 2 20। तो ये वैल्यू देखो आपको काउंट करने पे आ रही होगी, 8 8 2 16 14 15 15,80 मिनिमम मोलिकुलर मास आ गया बेटा। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, फॉर्मूला यही लगेगा, मिनिमम मोलिकुलर मास में परसेंटेज जिस एटम की दी हुई हो वो इनटू नंबर ऑफ एटम। ठीक है, जितना इनटू नंबर ऑफ एटम बेटा, जितने भी एटम दिए उनका जिक्र कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज ऑफ सेलेनियम पूछा था तो उसका जिक्र कर दिया हमने। ठीक है, तो जिसके बारे में पूछा जाएगा बेटा उसका जिक्र कर देना है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एटम सेलेनियम, तो ये फॉर्मूला लिख दिया। सब में यही फॉर्मूला लगेगा, मिनिमम मोलिकुलर मास में कोई नई गंभीर विषय है ही नहीं ये। आ जाओ अगले पे, एक दो क्वेश्चन और करवा देते हैं इसके टाइप के, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बेटा, उसने ये कहा कि कोई हेमोग्लोबिन यूनिट है, उसके अंदर 0.34% ऑफ आयरन बाई मास है, नंबर ऑफ आयरन एटम 3.3 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन इज, नंबर ऑफ आयरन एटम इन 3.3 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन इज। ठीक है, तो इसमें देखो आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हो। 0.3 ग्राम आयरन है 100 ग्राम के अंदर, ठीक है, ये मतलब है बेटा इसका ना। तो इसका मिनिमम मोलिकुलर मास आ जाएगा एक तो, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ आयरन एटम पूछ लिए 3.3 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन में। ठीक है, तो नंबर ऑफ आयरन एटम कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ एटम, ठीक है, कितने आ जाएंगे ये पूछ लिया बेटा आपसे। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला तो वही लगा सकते हो, दो तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। मिनिमम मोलिकुलर मास से निकालोगे तो मिनिमम मोलिकुलर मास आ जाएगा उस मोलिक्यूल का, उसमें कितना ग्राम आयरन एटम, उस टोटल में 3.3 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन। तो लिखिए पहले बेटा, आपका परसेंटेज ऑफ आयरन दिया हुआ है, तो मिनिमम मोलिकुलर मास में तो नंबर ऑफ आयरन एटम, तो नंबर ऑफ आयरन एटम तो निकालने हैं। इनटू बेटा एटॉमिक मास, इनटू बेटा 100 अपॉन मिनिमम मोलिकुलर मास। अब मिनिमम मोलिकुलर मास, तो ये वैल्यू तो दे रखी है बेटा 0.34%। नंबर ऑफ आयरन एटम को हम वाई मान लेते हैं, आयरन का मान दे रखा है 56%, के लिए 100 मान लेते हैं अपॉन में मिनिमम मोलिकुलर मास। अभी मिनिमम मोलिकुलर मास का लफड़ा ये है बेटा इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे एक हिंट दे दिया कि इसके 3.3 ग्राम में हेमोग्लोबिन में कितना हुआ। तो आप इसको यूनिटरी मेथड से ऐसा लिख लो। ठीक है, यूनिटरी मेथड से ऐसा लिख लेंगे बेटा, कैसा कि आपका 0.34 ग्राम जो आयरन है वो इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम कंपाउंड। ठीक है, तो आपका 0.3, तो 3.3 ग्राम ऑफ 100 ग्राम हेमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट है ये लिख रखा है। तो आप इसको क्या करोगे, 3.3 ग्राम, नंबर वन 3.3 ग्राम में पूछा है, तो आप इसको ऐसे लिख दो, 100 ग्राम हेमोग्लोबिन में आयरन एटम कितना है, कितना ग्राम है सॉरी, हेमोग्लोबिन में आयरन जो है वो है 0.34 ग्राम। एक में कितना होगा बेटा, 0.34 अपोन में 100 हो गया, और 3.3 ग्राम हेमोग्लोबिन में कितना आयरन है, तो 0.34 इंटू 3.3 अपोन में बेटा जी 100। तो इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इससे मोल निकाल दो, बस वहीं से आंसर आ जाएगा इतना। तो ये आयरन का मास आ जाएगा बेटा। तो इसको सोल्व करेंगे तो मैं रफली बताता हूँ, 34 इंटू 33 अपोन में नीचे बेटा 10 की पावर कितना हो जाएगा, 2 2 4 1 5, 10 की पावर 5। ठीक है, तो इसमें मास, अब ये है आपके नंबर ऑफ मोल, ये तो आ जाएगा मास ऑफ आयरन एटम। तो इसी से आप चाहिए फॉर्मूला ना लगाते, अब सीधा क्या कर देते। ठीक है, नंबर ऑफ एटम आयरन के, तो नंबर ऑफ मोल इनटू Na। ठीक है, इनटू एटोमिसिटी, तो एटोमिसिटी तो बनी लेनी क्योंकि और कोई मॉलिक्यूल बना के दे नहीं रखा। तो नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा बेटा, 34 इंटू 33 इंटू
नीचे उसका मास 56 × 10⁻⁵ इंटू तो इतने नंबर ऑफ आयरन एटम होते बेटा। तो कई बार ये कंफ्यूज करने के लिए भी देगा, तो आप क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा जी, सुनिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका परसेंटेज कंपोजिशन। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 2 ही मिनट समझ लीजिए। ये वो क्वेश्चन है जैसे आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हो कि मान लीजिए आपके पीसीएम में जो भी नंबर ऑब्टेन हुए, टोटल मार्क्स अपॉन नीचे लिखने होते हैं ऑब्टेन मार्क्स ऊपर, तो ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। सेम तरीके से परसेंटेज कंपोजिशन है, कोई भी कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लियो तो वो उसमें देखेंगे वो नंबर ऑफ एटम कितने। एक मैं सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ठीक है, मोलर मास ऑफ CO2, ये तो सब मास परसेंटेज जैसे CO2 में बतानी होती है तो कार्बन में नंबर ऑफ कार्बन एटम देखते हैं, CO2 में कार्बन एटम कितने बेटा। इसमें सीधा एक फॉर्मूला लिखिए आप, ज्यादा बेस्ट है कि नंबर ऑफ का जैसे उस मिनिमम मोलिकुलर मास में जिस एटम की परसेंटेज पूछी गई है उसका परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का मतलब नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, आप ये लिखो नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, बाकी रामायण से बेस्ट है ये। इनटू उस एलिमेंट का एटॉमिक मास, और परसेंटेज के लिए इनटू 100, और अपॉन में टोटल मास ऑफ दैट कंपाउंड। नीचे ये लिख देंगे टोटल मास बस, नीचे क्या लिख देना बेटा, टोटल मास ऑफ कंपाउंड, बस ये ध्यान रखो। टोटल मास ऑफ कंपाउंड, जो भी कंपाउंड आपको दे रखा है उसका टोटल मास। देखो CO2 का एग्जांपल से समझिए, परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछी गई तो कार्बन का मास ए, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, एक, कार्बन का मास 12, परसेंटेज 100, टोटल मास कितना हो गया 40। सेम तरीके से मास ऑफ किसका पूछा गया बेटा, सेम तरीके से आपको मास पूछ लिया परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 है तो 2 × 16/44 इंटू 100, तो ये आ गया बेटा। कोई भी परसेंटेज कंपोजिशन पूछेगा आप यही तरीका अडेप्ट करेंगे, आंसर आ जाएंगे बेटा। आगे बढ़ जाते हैं बिना देरी की हुई, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। जैसे क्वेश्चन कर लो उसी से सब रामायण मोहमाया खत्म हो जाएगी। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बताने, यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला ये होता है बेटा, C डबल बॉन्ड हो पहले तो। कई क्वेश्चन आधे से गलती यही हो जाएंगे, आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो, इसलिए IUPAC नेमिंग ऑर्गेनिक वाली अच्छे से पढ़ाएंगे, उसको पढ़ लेना बेटा। उससे बाहर कुछ नहीं। ये यूरिया, यूरिया में देखो कितने नाइट्रोजन, अगर मैं इसको फॉर्मूला वाइज लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ इसको बेटा CH4N2O, दैट इज फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले में परसेंटेज ऑफ सिर्फ नाइट्रोजन की पूछिए, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम 2, एक नाइट्रोजन का मास कितना है 14, और परसेंटेज के लिए 100 अपॉन इस यूरिया का मोलिकुलर मास 16 होता है। तो बेटा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ गई बेटा ये, दो से कैंसिल करो 30, एक से एक निपटा दो, तो नियरली आप इसको राउंड ऑफ करो तो 140/3। तो नियरली मैं इसको राउंड ऑफ करो तो 3 × 4 = 12, और 2 बज के 3 × 6 = 18, तो 46% कुछ आएगी वैल्यू। सेम है कैफीन के अंदर मोलिकुलर वेट 194 दे रखा है, बाई नाइट्रोजन, नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन 1 मोलिक्यूल ऑफ कैफीन इज, ठीक है, इफ इट कंटेन 28.9% बाई मास ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, द नंबर, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 100 ग्राम में इतना प्रेजेंट है, 18 पॉइंट नाइट्रोजन, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन 1 मोलिक्यूल ऑफ कैफीन। एक मोलिक्यूल ऑफ कैफीन में नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम पूछ लो, कैफीन का मोलिकुलर वेट नाइट 194 है। तो वो आप इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हो बेटा। आप इसको ऐसे लिखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए कि 100 ग्राम जो है उसमें कितना है बेटा, ये समझो इसके, 100 ग्राम मोलिक्यूल में प्रेजेंट है 28.9 ग्राम नाइट्रोजन, एक में कितना प्रेजेंट होगा 28.9/100, और 194 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा बेटा, इंटू 194। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे बेटा तो ठीक है। या दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हो, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एटम दे रखा है उसका लिख लो, हाँ वहां से भी आ जाएगा, उस फॉर्मूले से भी निकालो। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एटम से भी निकाल सकते हो, कैसे देखो, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एटम का जिक्र कर रखा था इस क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन लिखो
वो दे रही है कि सेकंड क्वेश्चन की बात हो रही है। ठीक है, तो इसके में क्या करोगे बेटा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम तो बताने हैं, एक्स वाई मान लो। उस एटम का मास कितना होगा नाइट्रोजन का, अकेले का एटम का 14 इंटू 100 अपॉन में मोलिकुलर मास कितना दे दिया ना 194। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया हुआ बेटा 28.9%। ठीक है, वाई की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू आ गई बेटा 14 इंटू 100 अपॉन 194। तो 14 से नियरली इसको कैंसिल करो तो 14 दूनी 28। तो इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो बेटा इसको 6 दूनी 12, 39 पॉइंट अपॉन 100। तो नियरली कितने एटम आ गए बेटा, 4 एटम आ गए नियरली, तो 4 आंसर हो गया बेटा। तो कई क्वेश्चनों में 2 तरीके लगते हैं बेटा, तो आसान जो भी लगे वो कर लेना आपको, आ जाओ आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अब लो ऑफ कंजर्वेशन जो 4 लो हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इसमें सुनो, ये जो है बेटा लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको टाइम दो आप, समझो उसकी भावनाओं। क्या कह रहा है कि ये कहता है कि यूनिवर्स के अंदर मैटर कैन नाइदर बी क्रिएट नोर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। ये इसकी मैं, यानी मास को ना तो आप बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंज में। यानी केमिकल रिएक्शन था टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास, ये मास कंजर्वेशन के ऊपर रहता है कि जितना मास आप रिएक्टेंट का यूज करोगे उतना ही मास आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट का यूज करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो ये इसका मेन है, इसका डेफिनेशन लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये फंडामेंटल जो लो है फिजिकल केमिस्ट्री के मोल कॉन्सेप्ट में 4, उनको मैं डेफिनेशन तो समझ में आ गई, देखो क्वेश्चन से समझिए। डेफिनेशन ये कहती है कि जितना मास रिएक्टेंट का उतना ही जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे उन सबके मास के सम के बराबर होगा उसका मास। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन एक दिखा देते हैं। क्वेश्चन पढ़िए आप, क्वेश्चन से समझ जाओगे क्या कहानी होती है इसमें, और कोई कहानी है ही नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को हीट करने से, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, सोडियम कार्बोनेट का 10 ग्राम है, उसको अगर हीट कर दिया जाए तो वो कह रहा है कि उससे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बनी बेटा। ठीक है, अब एक Na2O बनेगा, इसका मतलब सीधा है सोडियम ऑक्साइड। दे भी रखा है। ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को ओबे करती है कि नहीं, ये 10 ग्राम दे रखा है आपको, और उससे कितना कितना ग्राम बन रहा है बेटा, 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनी और 5.6 ग्राम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहते हैं जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का आना चाहिए। तो कितना है बेटा, 10 ग्राम है, तो इसका भी देखो सम प्रोडक्ट का कर लो, 4.4 ग्राम प्लस 5.6 ग्राम, तो इसका सम भी कितना आ गया। तो यस, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करता है। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं बेटा, दूसरा क्वेश्चन समझिए। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मच ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस व्हेन NaOH रिएक्ट विद, देखो उसमें भी क्वेश्चन की लैंग्वेज रिएक्शन लिखने से पता चलेगा। NaOH CO2 के साथ रिएक्शन करता है और उससे वो कह रहा है सोडियम कार्बोनेट बना लेता है Na2CO3, और उसका रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा है साइड प्रोडक्ट वाटर भी। उसने पूरा एंड लिख दिया बेटा, आपको कुछ सोचना भी नहीं था। NaOH रिएक्ट करता है कितना ग्राम, 224.4 ग्राम, और CO2 कितना ग्राम रिएक्ट कर रहा है, 88 ग्राम। उससे क्या बन रहा है, 36 ग्राम वाटर बना। तो बताइए ये कितना बना होगा, तो लो कंजर्वेशन ऑफ मास का फॉर्मूला लगाना है। तो इन दोनों का सम कर लो, पहले मैं डायरेक्ट यहीं पे बता दे रहा हूँ, इन दोनों का सम करेंगे तो बेटा कितना आ गया, जोड़ करके देख लो, लगभग 4.8412। ठीक है, 8 4 12 8 10 और 11, 312.4 ग्राम। तो ऑब्वियस इसको 312.4 ग्राम में 36 ग्राम घटा दो तो Na2CO3 का मास आ जाएगा, क्योंकि जितना मास इन दोनों का उतना ही मास रिएक्टेंट का, यही लोग कंजर्वेशन मास कहता है। तो इन दोनों का सम कर लेंगे बेटा, तो सम करोगे तो आपको पता ही चलेगा, इसको मैंने क्या मान लेना है, वाई। तो वाई प्लस 36 किसके बराबर आना चाहिए, 312.4। तो वाई की वैल्यू आ गई बेटा 312.4 माइनस 36, तो इसको घटा देंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बढ़ जाते थे अगले क्वेश्चन पे, बढ़िए, क्योंकि ये लो निपटाने हैं, फिर आगे कॉन्सेप्ट मोल का शुरू हो जाएगा। अगला जो कॉन्सेप्ट था लो ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये बहुत आसान शब्दों में समझिए, कि कह रहा है कि जो भी दुनिया में कोई कंपाउंड आप बनाते हो उनमें जो एलिमेंट लेते हो उनको बनाने के लिए उनका रेशियो फिक्स प्रोपोर्शन में होता है हमेशा। चाहिए आप उस चीज को समझिए, ला यही बताता है, जोसेफ प्राउस्ट ने लिया, a chemical compound always contain the same element in the same proportion by mass either, उसका सोर्स कुछ भी हो। जैसे इस लाइन को मैं ऐसे बताता हूँ, पानी का, दुनिया में पानी की कहानी है ना, पानी के बिना जीवन एक संभव है ना। आप देख रहे हो पानी ज्यादा हो जाए तो भी हाहाकार मच जाती है और कम रहता है तो भी।
है ना। तो आप देखेंगे बहुत से ऐसे अपने स्टेट है जहाँ पे पानी की किल्लतें चल रही हैं, है ना। और कई ऐसी जगह जहाँ पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो पानी की कहानी से इसको लोग को समझते हैं। कह रहा है कि जब हमने वाटर को बनाया दुनिया में, बनाने वाले ने, तो उसमें H2 + O2 मिलाया और उससे वाटर मॉलिक्यूल बनाया। इस वाटर मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जो एलिमेंट नीड थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनका प्रपोर्शन वो कह रहा है 2/16 था। तो लोवेस्ट क्या आएगा, हमेशा 1:8 में आएगा, हमेशा इनका प्रपोर्शन। ये कहना चाह रहा है। अब ये वाटर, टैप वाटर हो चाहे दुनिया में, चाहे टैप वाटर से लो, तब भी उसमें प्रपोर्शन 1:8 ही रहेगा, एच और ऑक्सीजन का। चाहिए कोई मॉलिक्यूल रेनी वाटर हो, रेन वाटर हो, चाहिए सी वाटर हो, समुंदर वाला चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर हो, कोई भी वाटर हो बेटा, सब में क्या कह रहा है, चाहे ड्रिंकिंग वाटर हो, सब में जो एच और ओ का प्रपोर्शन है वो 1:8 ही होगा। दैट इज डेफिनेट प्रपोर्शन बस। अब ये कह रहा है कि इसकी लिमिटेशन क्या है बेटा, उसको समझ लो। नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड के ऊपर ये अप्लीकेबल नहीं होता। जैसे नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड आप डी ब्लॉक में पढ़ते हो, जैसे पहले एक सॉलिड स्टेट चैप्टर हुआ करता था, अभी जेई मेंस में तो हट गया, लेकिन नीट से भी हट गया, जेई एडवांस में बचा है। तो वहां देखोगे आप 0 Fe जो है वो 0 पॉइंट कुछ लिख देगा, 9 O, है ना, ये फ्रैक्शन सी वैल्यू लिख देगा। तो ये जो फ्रैक्शन वाले कंपाउंड है उनके ऊपर ये लो वैलिड नहीं है, पहली बात तो, क्योंकि इनकी वेरिएबल कंपोजिशन है। तो रेशियो ऑफ एलिमेंट कैन चेंज, तो इनमें चेंज होता रहता है। जैसे आयरन का ऑक्साइड है तो Fe2 में भी हो सकता है आयरन, और Fe+3 में भी। तो इसलिए जिनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उस पर आप लो ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लो ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन डिफाइन नहीं कर पाओगे। ये इसकी मेजर लिमिटेशन थी बेटा। बढ़ जाते हैं, इसके भी कोई क्वेश्चन है तो उसको निपटा देते हैं। इसमें वैसे मेन कहानी तो मैंने समझा दी, क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़िए। ये लो भी इंपॉर्टेंट है, लो ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको देख लेते हैं बेटा आओ। दिखाते हैं आपको, इसकी कहानी समझाते हैं बेटा। लो मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, कह रहा है कि जब टू एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो उससे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जनरेट होते हैं। तो उनमें एक एलिमेंट का मास हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होगा और दूसरे का एक स्मॉलेस्ट होल रेशियो में आएगा आंसर दूसरे एलिमेंट का। ये बेटा इसका कंक्लूजन है, ध्यान से समझिए। ये कहना ये चाह रहा है कि हम बनाने के लिए, अभी मैं एग्जांपल देता हूँ यहीं पे। जैसे मैंने बनाया बेटा H2 + O2 मिलके ये दो तरह के कंपाउंड बना सकता है। एक कंपाउंड इनके रेशियो पर डिपेंड करेगा, H2O भी बना सकता है, और एक कंपाउंड क्या बना सकता है, H2O2 भी। अब उसने कहा कि जब ये दोनों एक कंपाउंड बने, इनमें किसी एक का एलिमेंट का मास फिक्स कर देंगे। तो आप देखोगे दोनों जगह H2 है, तो मैं H2 के मास को फिक्स कर रहा हूँ बेटा। आप देखेंगे दोनों जगह H2 है, तो मैं H2 के मास को फिक्स कर देता हूँ। तो एक एलिमेंट का मास तो फिक्स करना है बेटा, मैं बताऊं। तो दूसरे एलिमेंट का मास, हमने इस H का मास फिक्स कर दिया यहाँ, कितना ग्राम है, दोनों का 2 ग्राम फिक्स हो गया। जो अब दोनों एलिमेंटों में जो दूसरा एलिमेंट बच गया, उनका रेशियो जो लिखेंगे वो क्या आएगा बेटा। तो दूसरा एलिमेंट क्या बच गया बेटा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो रेशियो लिखेंगे यहाँ और यहाँ, इनको छोटे नंबर में लिखना है। यहाँ इसका मास 16 और इसका कितना होगा, तो ये 1:2 आएगा। दैट इज लो ऑफ डेफिनेट या सॉरी मल्टीपल प्रोपोर्शन। बहुत आसान लैंग्वेज में समझाया। आगे भी हम इसके डिटेलिंग बारे में बात करेंगे। वो कह रहा है कि दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं, अल्टरनेट वे ये भी बोल सकते हो, उनसे एक से ज्यादा कंपाउंड कम, तो अदर एलिमेंट का जो मास आता है वो सिंपल वोल नंबर रेशियो में आता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, दोनों सेम ही लाइन कह रही है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, इसके कुछ क्वेश्चन दिखा देते हैं एक दो, आप उससे समझ जाओगे। क्वेश्चन देखिए, लो मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो अभी मैंने एक एग्जांपल तब बताया, सेम उसी तरीके से ये एग्जांपल दिया हुआ है, आप करके देख सकते हैं। कैसे दिया हुआ बेटा, उसने ये कहा है बेटा जी, क्या कहा है पढ़िए। NO है एक, N+O, NO2 है और एक N2O है। आप इनमें किसी एक का मास फिक्स करने की कोशिश करें। तो एक का मास फिक्स करेंगे तो बेटा किसकी वैल्यू आएगी बेटा, यही समझ आ रहा है। देखो नाइट्रोजन का जो मास है वो फिक्स करने की कोशिश करें, तो मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या कर सकता हूँ बेटा, इनका जो छोटा रेशियो आएगा, ठीक है, 16 × 16, इसको आप छोटे रेशियो में लिख दोगे। जैसे ये रेशियो आ रहा है तो इसका 14 कॉमन लेंगे तो 1:2। तो नाइट्रोजन का मास दोनों में देखो फिक्स करोगे। तो मैं एक और लॉजिक बताता हूँ, इससे बढ़िया तरीका बताता हूँ आपको। इन सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, वहां नाइट्रोजन का मास कॉमन हो गया। देखो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसने जो समझा रखा वो भी ठीक है, लेकिन आप ये तरीका अडॉप्ट करिए। तो यहाँ तो नाइट्रोजन पहले 2 है, तो इसका मास बेटा जी 28, और ये कितना हो जाता है बेटा 32, समझो। इसका मास भी 28 और ये कितना हो जाता है बेटा 64। इसका मास पहले, तो एक का मास देखो 28 विजिबल हो गया बेटा आपको।
कि हमने एक मास फिक्स कर दिया, यहाँ भी 28 दिख रहा है एक एटम का, यहाँ भी और एक यहाँ भी। तो आप ये तरीका, अब जो दूसरा एटम बच गया उसका जो रेशियो लिखोगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन उसी का लिखोगे, पर ये ऑक्सीजन किस मॉलिक्यूल का है, NO का। ये ऑक्सीजन किस मॉलिक्यूल का है, NO2 का। और ये ऑक्सीजन किस मॉलिक्यूल का है, N2O का। तो इनमें प्रपोर्शन क्या आएगा बेटा, इसमें प्रपोर्शन आएगा 32/64/16। तो इनको कैंसिल करोगे तो बेटा सीधा आंसर आ जाएगा 2/4/1। तो यही आपका प्रपोर्शन कहलाता है बेटा, लिस्ट होल नंबर का। बढ़ जाते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम पे। आपको ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम, आप देखो ये भी वही कर रखा है, देखो इसमें भी आप वही लॉजिक अप्लाई करेंगे। मैंने एक बता दिया, देखो एक का नाइट्रोजन का मास 28 कर दिया, और वही करने से बेटा क्या हो गया है, दूसरे का मास को लिस्ट रेशियो में लिख दिया, छोटे नंबर में तोड़ के। तो 1:2:3:4/5। आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ जाओगे, है ना। इसमें आपको मैं एक हिंट बता देता हूँ, फिर भी शॉर्टकट समझ लो, 2 मिनट इसकी भावनाएं समझनी है तो सुन लीजिए 2 मिनट। वो ये कहना चाह रहा है कि नाइट्रोजन और मैं ऑक्सीजन को मिलाता हूं, तो मिलाने के बाद कई कंपाउंड बन रहे हैं। पहला बनाया मान लो इन्होंने N2O, दूसरा बनाया बेटा इन्होंने NO भी इसी से बनाया, तीसरा बना दिया बेटा N2O3, अगला कंपाउंड भी इसी से बना दिया N2 या NO2, और लास्ट कंपाउंड N2O5 भी। तो ये एक ही रिएक्शन से बन रहे हैं, तो इसमें हम नाइट्रोजन को फिक्स कर देंगे मास को, अभी जैसे पहले बताया। यहाँ एक है, बाकी यहाँ एक है, तो इन दोनों को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो ये सीधे ही हो जाएंगे। देखो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये चेंज इसमें होगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये चेंज। तो सब में देखो नाइट्रोजन का मास कितना आ गया, 28। एक एटम का मास फिक्स करना है, दूसरे का एक सिंपल रेशियो में लिखना है, दैट इज। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आप कर सकते हो, सेम ही रामायण है, इसमें कोई गंभीर विषय था नहीं। आगे आ जाओ बेटा, ये भी लो मल्टीपल प्रोपोर्शन का है, ये आप देख लेना, वही सेम तरीका है, कार्बन से रिएक्शन करके एक का फिक्स कर रखा है, दूसरे का सिंपल। लास्ट है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये लॉ भी इंपॉर्टेंट है बेटा, सुनिए इसके बारे में। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये कहता है, इसको रिक्टर लॉ भी कहते हैं, ये है ना, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। ये कहता है कि जब एलिमेंट कंबाइन करते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, तो उनका जो मास होता है, द रेशियो ऑफ देयर मास इज आइदर द सेम और सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन व्हिच दे कंबाइन विद वन अनदर। अगर इसको ये कह रहा है कि रेफर टू ए रिलेशनशिप बिटवीन द मास ऑफ टू एलिमेंट दैट रिएक्ट विद ए फिक्स मास ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड। इसका मतलब है कि पहले दो एलिमेंट से कंपाउंड बनेंगे, दो अलग टाइप का, तो तीसरा कंपाउंड बनेंगे, उनमें एक रेशियो आएगा, वो रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो होगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल इसको आपको यहीं भी समझा सकता हूँ, एक ट्रायंगल की फॉर्म में समझिए आप। मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल बनाई बेटा, और ट्रायंगल के कॉर्नर कॉर्नर पे एलिमेंट चिपका दो, समझना। अब मैंने एलिमेंट चिपकाना शुरू किया बेटा, आगे भी एग्जांपल होगा। मान लीजिए मैंने कार्बन लिया, ठीक है, हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके मान लो उसने दे रखा है एक CO2 बना रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके, और ये CH4 मिला रहा है। तो कह रहा है कि इन दोनों में कोई एक एटम कॉमन होगा, कोई ना कोई, जैसे इन दोनों में एक कॉमन है ऑक्सीजन, इन दोनों में एक कॉमन है। तो आप पहले कोई भी दो एटमों का रेशियो लो, जैसे CO2 में और H2 में ऑक्सीजन का रेशियो कॉमन है, तो पहले इस कॉमन एटम को कंपेयर करिए, इधर दो है, तो इसको पहले आप क्या लिखोगे, कार्बन का मास बेटा 12/32, इसमें इसका मास लिखोगे 2/16। अब हम इसका मास 32 कर देना है, तो 32 करने के तो मैंने बताया इसको कितने से मल्टीप्लाई करो, पहले 2 से। तो बेटा ये आ जाएगा 4/32। तो इसमें भी देखो कार ऑक्सीजन का मास कॉमन हो गया, तो जो नया एटम का जो रेशियो आएगा, कार्बन रेशियो हाइड्रोजन, वो क्या बन के आएगा बेटा, 12/4। और इसको भी छोटे रेशियो में लिख दोगे, तो वो रेशियो किस में बन के आ गया, कार्बन और हाइड्रोजन का बेटा 3/1। ये रेशियो आ गया। आप इसी की तरह ये कह रहा है कि एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट पिक करो, कोई भी पिक कर लो, जैसे मान लो हमने CH4 पिक करा, कोई भी दो कंपाउंड, उसका रेशियो मान लो हमने H2 से निकालना है, तो इसमें H कॉमन है। लेकिन इसमें देखो कार्बन का रेशियो 12 है, इसमें 4 है, इसमें भी कार एक एटम हाइड्रोजन का 2/16 है, लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन कॉमन है, तो इस वाले एलिमेंट को पहले कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, 2 से, सॉरी, तो 4/32। तो इसमें हाइड्रोजन का 4 हो गया, 4 ये कॉमन हो गया। अब इसमें रेशियो लिखेंगे तो कार्बन और किसका बच गया बेटा, ऑक्सीजन का, तो वो रेशियो कितना आएगा बेटा, 12/32। 4 से पहले काटो, 4×3 = 12, 4×8 = 32, तो 3/8 आ गया। अब इन दोनों में देखो, कार्बन कार्बन का ये जो रेशियो आया यहाँ पे और यहाँ पे, इनमें कार्बन का रेशियो फिक्स है, तो उस रेशियो के बेस पे हमें आंसर करना है बेटा। इसमें थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, पहले कोई दो कंपाउंड, केस ये हो गया 1, ये केस हो गया 2, और केस 3 तक जाना होगा, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो केस 3 अराइज होगा, जो मैं इधर लिख रहा हूँ।
है ना, अलग मार्कर से लिख रहा हूँ बेटा। केस थ्री सुनिए, केस थ्री में आप क्या विजिबल करेंगे, इन दोनों मॉलिक्यूल में कार्बन का मास फिक्स हो गया 3:8, तो जो दो एलिमेंट बच गए एच और ऑक्सीजन, उनका रेशियो क्या आएगा बेटा, 1:8, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में। ये इसकी कहानी है। ये थोड़ा लेंथी है, ये मैंने इजीली लैंग्वेज में समझा दिया बेटा, धन्यवाद। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। सुनिए, कुछ कहानी नहीं है, बहुत आसान है कहानी दुनिया में। देखो ये बता भी रहा है क्वेश्चन, मैंने इसीलिए पिक किया ताकि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते झट से टिक कर सको। आपको सिर्फ ये समझना कि शुरू के तीन लो लेने रहे तो ऑटोमेटिक ये वाला लो होगा जो लास्ट पढ़ रहे थे। उसने कहा 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन करता है 16 ग्राम ऑक्सीजन से। आप एक बार क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करिए, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, तो इससे मिलकर एक कंपाउंड बनता, मान लीजिए S2। क्वेश्चनों की लैंग्वेज से पढ़ लोगे आप। उसने कहा 6 एंड विद कंबाइन 6 ग्राम ऑफ कार्बन टू फॉर्म मीथेन, जो हाइड्रोजन है फिर से वो कार्बन से कंबाइन करके मीथेन बनाता, तो दो मोलिक्यूल तो हो गए। तो सीधा देखो, लो कंजर्वेशन ऑफ मास हो नहीं सकता। आप थर्ड इक्वेशन और लिख लो जल्दी से, उससे और क्लियरिटी हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड 12 ग्राम कार्बन और कंबाइंड में 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके CO2 बना रहे। देखो वही एक एग्जाम्पल सा हो गया जो पिछला मैंने समझाया था ट्रायंगल का। तो जब ऐसा देखो ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में से ना डेफिनेट प्रोपोर्शन में, ना मल्टीपल में, तो सीधा सा आंसर क्या आ गया बेटा, लॉ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बस सीधा आप याद रखो, अगर चौथा ना भी याद आए तो आप लिख लो। तीन डिफरेंट टाइप के कम से कम मॉलिक्यूल बन गए, तो आपको पता ट्रायंगल जैसा माहौल बन गया। बना के देखो आप, एक कॉर्नर पे हाइड्रोजन है, एक पे ऑक्सीजन है और एक पे कार्बन है बेटा। एक पे कार्बन और एक पे ऑक्सीजन है, देखो ट्रायंगल जैसा माहौल, तो आंसर सीधा टिक कर देंगे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोगल प्रपोर्शन। होगा नहीं कुछ और, सीधा सा। आ जाओ, बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पे। आपको सोल्व ही नहीं करना था, बस समझना था लॉजिक ट्रिक क्या लग रही है बेटा। जिसने ट्रिक समझी उसकी नैया पार। आ जाओ बेटा। तो बेटा जी ये आपकी वैल्यू हो गई यहाँ तक। ठीक है, तो अब यहाँ तक सब बच्चों को सब कहानी समझ में आ गई होगी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो दो लो बच गए हैं उनके बारे में, और फिर मोल के बारे में शुरू हो जाएगा। तो धन्यवाद, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आपको कंटेंट A1 मिलेगा, और आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलेंगे। PYQ प्लस उस पैटर्न पे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों इंक्लूड है। ये सीरीज आप फॉलो करेंगे तो 100% सिलेक्शन होगा आपका बेटा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।